कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। गीता का ये उपदेश हम सुनते तो हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इस पर पालन करते हैं इसका, और इस पर चलते हुए जीवन में जो है अपने आप को सार्थक करते हैं। लेकिन कुछ शख्स ऐसे हैं, इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर प्रशांत चौबे जो एडिशनल डीसीपी हैं इंदौर में, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर वो एक पुलिस विभाग में रहते हुए कैसे साहित्यिक अभिरुचि में काम कर पाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दो अलग अलग विधाओं को एक साथ मेंटेन कर पाना। प्रशांत जी, बहुत स्वागत करता हूँ मैं। नमस्कार, थैंक यू। और शुरुआत तो यही करना चाहूंगा कि आप एक पुलिस अधिकारी तो हैं ही सही, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि आप साहित्यकार हैं, साहित्यिक अभिरुचि आपके अंदर है। तो हम कैसे ये साहित्यिक चीजें कैसे आपके अंदर आई? क्या पारिवारिक कोई विरासत के रूप में सामने आई या कोई और कारण? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मेरे अंदर साहित्य जो था मेरी माँ से आया। मेरी माँ की बचपन से बहुत हम लोगों को ट्रेनिंग रहती थी कि अब जो अच्छी कहानियां पढ़ना है, अच्छे जो बाल साहित्य वो पढ़ना है, और फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो रामचरितमानस का पाठ करना है। ये एक माँ ने बचपन से सिखाया और वहीं से मतलब साहित्य का एक प्रस्फुटन हुआ, क्योंकि बचपन से कहानियां पढ़ते थे और कहानियों के प्रति, लेखन के प्रति, भाषा के प्रति इंटरेस्ट जागा। फिर वो लिटरली जो है अपन जब एकेडमिक्स में आए तो वो साहित्य के रूप में और जब चीजें सामने आई तो और रुझान बढ़ा और धीरे धीरे साहित्य के प्रति आकर्षण बढ़ा और बड़ा लाभ इसका मैंने अपने जीवन में पाया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे कि आपने अभी पहले कहा था कि पुलिस और साहित्य दो विभिन्न चीजें, मेरा ऐसा मानना है कि ये साहित्य अगर पुलिस वाले के अंदर है तो वो ज्यादा अच्छे से लोगों को समझ पाता है, और पुलिसिंग पूरा पब्लिक को एग्जैक्टली पुलिस लोगों की संवेदनाओं को समझने का काम है, पुलिस लोगों के साथ एम्पैथी का काम है, पुलिस लोगों के साथ स्मार्टली जो अपना कहते हैं जो इमोशंस को जो है स्मार्टली फील करने का काम है। और अगर कोई आदमी साहित्य से जुड़ा हुआ है तो वो बहुत अच्छा पुलिस वाला हो सकता है, और पुलिस में वो लोगों की भावनाओं को उनका खरा उतरने का बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो ये मैं समझता हूं। हम ये बात करेंगे कि आखिर आप जब साहित्यिक आपके अंदर जो है वो उत्साह था, साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे आप, तो कैसे पुलिस में फिर बातचीत करेंगे। लेकिन साहित्य में फिर आप क्या इस वक्त आप क्या कर पा रहे हैं, कैसे समय निकाल पा रहे हैं, और किस विधा में मुख्य रूप से आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आप साहित्य में मुख्य रूप से कहानी मेरी पसंदीदा विधा है। कहानियां या कथानक जिसको कहते हैं, जैसे मैंने उपन्यास लिखा है, 2 उपन्यास के मेरे कोई 80 पेज पे, कोई 100 पेज पे भी चल रहा है। कहानियां मेरी बहुत सारी लिखी हुई रखी रहती हैं, पब्लिश हुई हैं, कुछ रखी रहती हैं, और कई बार आधी ही कहानी रखी समाप्ति हो जाती है। ऑल्दो टाइम का कंच है, टाइम की जो समस्या होती है, मुख्य रूप से कथानक विधा को लिखना, और इसके कारण इसका मुख्य आधार ये बनता है कि हमारे जो कि डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, समाज की जो विद्रूपताएं हैं वो पुलिस के पास ज्यादा खुल के सामने आती है। क्योंकि आपको पेपरों में जो पढ़ने मिलता है या जो आप लोगों से जान पाते हैं समस्या क्या है और समस्या किस प्रकार से उसकी पैदा हुई है, वो एग्जैक्टली रियल जो है गहराई में जाके जानने का मौका पुलिस में मिलता है। इसलिए जो है बहुत सारे चरित्र, बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे कथानक रोज सामने आते हैं, बहुत सारी जो है हमारी स्टोरी की जो बेस लाइन्स होती हैं वो सामने आती हैं। तो ऐसे करके आप अगर आप इन सबको अपने मन में रख के बैठेंगे तो आप ट्रॉमा में शिकार हो जाएंगे, और आपका ट्रॉमा आपको जो है खतरनाक तरीके से प्रॉब्लम कर देगा। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली जब पुलिस वाला बहुत सारे ट्रॉमा झेलता है, आपने देखा होगा कई जगह स्विट्जरलैंड में जैसे व्यवस्था है कि पुलिस वाला मर्डर स्पॉट देख के आता है तो उसको एंटी ट्रॉमा के लिए 2-3 दिन के लिए रखा जाता है, उसको साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, मूवीज दिखाई जाती है। अपने यहाँ पुलिस को लगातार ट्रॉमा को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में एंटी ट्रॉमा का काम ये काम करता है कि जैसे कैरेक्टर को मैंने देखा, समझा, उसके ट्रॉमा झेला, उस ट्रॉमा को मैं लेखन से रिलीज कर देता हूँ। ये पूछा जाए कि आप किसके ज्यादा नजदीक हैं इस वक्त, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब 2 विधाओं में काम करते हैं, 2 नाव पर चलते हैं ये कहा जाए, तो कोई एक विधा से हम ज्यादा नजदीक होते हैं, क्योंकि पुलिस तो आपका काम ही है, लगातार आपको करना है। तो किसके ज्यादा नजदीक हैं आप?
गुरु नानक जी की एक कथा, एक मतलब एक रियल उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। नानक जी युवा थे, तो उनको एक सुल्तान के मोदी खाने में जो उनका अनाज रखने का भंडार होता उसकी नौकरी के लिए उनके पिताजी ने लगा दिया। अब नानक जी थे, गरीब आते थे तो अनाज बांटते रहते थे, बांटा तो शिकायत हो गई। सुल्तान से कहा गया कि भाई नानक जी आपका बहुत सारा बांट रहे हैं, आपका हिसाब जो है कमजोर हो रहा है। तो नानक जी को एक अकाउंटेंट की जांच जो है सुल्तान ने बिठा दी। अकाउंटेंट ने पूरी जांच कर ली। जांच करने के बाद उसने कहा कि सुल्तान जी तो गजब हो गया। तो सुल्तान ने कहा, बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि सुल्तान, नानक जी के अपने ऊपर बन रहे हैं 726 रुपए। तो सुल्तान जो है नानक जी के पैरों में गिर गया। तो नानक जी ने कहा कि देखो सुल्तान, तू सोचता है कि मैं सुल्तान की नौकरी करता हूँ, मैं भगवान की नौकरी करता हूँ, और हर व्यक्ति को एक भगवान की नौकरी मिली हुई है। मेरी भगवान की नौकरी पुलिस है, तो पुलिस के जो प्रायोरिटीज हैं उनको सारा कंप्लीट करने के बाद पुलिस के लिए जो समय, ऐसा मेरा मानना है कि अब अपन जो कि साइट में काम कर रहे हैं तो पुलिसिंग के प्रति ज्यादा अलर्ट होकर काम करना पड़ता है, ज्यादा समय देना पड़ता है। जहां आवश्यकता जाने की नहीं वहां भी जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा और कहीं हमारे साइट में कोई इल्जाम आ जाएगा तो मेरे लिए ये रूप बनने की बात होगी। तो इसलिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और बाकी लोगों की अपेक्षा ज्यादा समय दे पाता हूँ पुलिसिंग में। और ऑब्वियसली भगवान की नौकरी सबसे बड़ी नौकरी है, तो भगवान की नौकरी पुलिस है, उसको शिद्दत से करने के बाद अगर समय बचता है तो इंसान की नौकरी। बहुत अच्छी तरह से आपने जवाब दिया है, बहुत भूमिका के साथ में जवाब दिया है। बहरहाल अब मैं लौटना चाहूंगा कि जब साहित्यिक अभिरुचि थी, साहित्यिक पारिवारिक आपके अंदर जो है वो संस्कृति थी, फिर पुलिस की तरफ कैसे उन्मुख हुए? मतलब कैसे आपको ये दिमाग में आया कि अब आईपीएस की तरफ आप बढ़ना है? एक तो पहले ये था कि प्रशासन में जाके जहां न्याय कर सके। जैसे अब जब आप लोगों की चरित्र में उतरते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, गहराई से समझते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अन्याय दिखाई दे रहा है, और अन्याय को अगर आपको काउंटर करना है तो आपको एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां से आप अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, अन्याय को न्याय बदलने का प्रयास कर सकते हैं। तो शुरू से इंटेंशन था कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। ऑब्वियसली एग्जैक्टली पुलिस तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मेरा सोच ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, और एडमिनिस्ट्रेशन में जाके अधिक से अधिक लोगों को अट्रैक्ट करके, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के और उनको न्याय के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाना या न्याय दिलाने के लिए काम करना है। आपने देखा होगा मेरी पुलिसिंग की जो स्टाइल है उसमें भी आपने देखा होगा कि मैं खूब सारे लोगों से जुड़ता हूँ, खूब सारी सीनियर सिटीजन की फौज है मेरे पास, खूब सारी रक्षा समिति की फौज है, विभिन्न स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से स्टूडेंट से जुड़ने का प्रयास करते हैं, लगातार स्कूल कॉलेजेस में हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। तो ये कि मतलब आपके जो पावर्स हैं उसको आप कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे आप जनरलाइज कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को फील करा सकते हैं कि ये मेरा पावर है। और ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति अगर प्रशासनिक व्यवस्था में है तो वो उसका खुद का पावर नहीं है, वो जनता का पावर है। वो जनता के पावर को एक्सरसाइज कर रहा है जनता के हित के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अपराधी तो 1-2% ही होते हैं, बाकी 98% तो अच्छे लोग हैं। तो उन अच्छे 98% अच्छे लोगों को लगना चाहिए कि ये मेरा पावर है, ये मेरी वर्दी है, ये मेरी रैंक है और मेरे लिए काम कर रही है, उसके लिए प्रयास कर पाते हैं। आप ज्यादा बेहतर तरह से इसका प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। क्या कारण है कि साहित्य से कंपेयर अगर हम करें पिछले 50 सालों से, तो लोगों की दूरियां कुछ बढ़ी हैं? क्या आप मानते हैं कि वाकई दूरियां बढ़ी हैं? क्यों आखिर बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया है? क्या कारण है और कैसे हम इन बच्चों को साहित्य की तरफ उन्मुख कर सकते हैं? बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल सही सवाल है कि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि साहित्य से दूरियां बढ़ी हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य से दूरियां नहीं बढ़ी हैं, साहित्य के प्रकार से दूरियां बनी। साहित्य का विकेंद्रीकरण हुआ है। सेंट्रल लाइन पहले चला करती थी कि भाई सेंट्रल लीडर्स हैं, सेंट्रल राइटर्स हैं। अब क्या है, प्रकाशन बढ़ गए हैं, प्रकाशन की परास बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। न्यूज़पेपर्स आप देखते होंगे, पत्रिकाएं देखते होंगे, स्मॉल सिटीज की जो है अपने अपने प्रकाशन हो रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन होने से हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेंट्रल लाइन को एक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन साहित्य की जो हिंदी साहित्य की बात करें या किसी भी साहित्य की बात करें, पाठकों की संख्या पहले की अपेक्षा पॉपुलेशन के रेशो में बढ़ी तो है, और सेंट्रल लाइन की अपेक्षा थोड़ी सी हमें कम दिखाई दे रही है। दूसरा, ऑडियो विजुअल के जो नए संसाधन सामने आए, तो अब व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए या मन की जो शांति स्थापना के लिए अब वो ऑडियो विजुअल पे ज्यादा जाता है। लेकिन ऑडियो विजुअल जो है, जैसे टीवी सीरियल देखें आप, कोई भी टीवी सीरियल जो आजकल महिलाएं बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, देखती हैं, बड़ी इंटरेस्ट होता है, उस सब के पीछे भी साहित्य है। आप देखें, एक ऐड हम देखते हैं, उस ऐड के पीछे भी साहित्य है, एक परिकल्पना है, एक कहानी है, उस कहानी को पूरा करके
उसको अट्रैक्ट करने का लोगों से प्रयास किया गया है। तो इस रूप में साहित्य अपना रूप बदल रहा है, लेकिन साहित्य स्टैब्लिश है। और मैं हिंदी की बात करें तो बड़ा गर्व होता है कि हिंदी का जो कहानी लेखन है, अब हम देखें स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रीन पे राइटिंग है, तो इसका जो कारोबार है ये पर ईयर 50,000 करोड़ के ऊपर इसका कारोबार निकल चुका है। कितनी बड़ी इकोनॉमी हिंदी में डील हो रही है, कितनी बड़ी इकोनॉमी को साहित्य डील का। आप पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता में मेरे ख्याल से पर डे हमारे 15 करोड़ जो है पेजेस छप रहे हैं, 15 करोड़ पेजेस न्यूज़पेपर के रूप में हिंदुस्तान में छप रहे हैं हिंदी में। और इन 15 करोड़ पेजेस को लिखने वाले कोई साहित्यकार लोग हैं, वो जो साहित्य संपादकीय लिख रहे हैं, जो न्यूज को बना रहे हैं, जो न्यूज को अपना उसकी भाषा को सुधार रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, एग्जैक्ट सही भाषा में बात आ रही है। तो एक बहुत बड़े परास में हमारा साहित्य अब काम कर रहा है और धाराएं दिशाएं बदलती हैं समय के हिसाब से, लेकिन हमारी हिंदी और हिंदुस्तान दोनों की विशेषता है कि हम सभी समन्वय करके चलते हैं, समय के साथ बदलते हैं और अपने आप को मोल्ड करके आगे बढ़ जाते हैं, अच्छाइयों को ले लेते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं। ये कहा भी जा रहा है कि 2024 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा हिंदी पढ़ने वाले लोग होंगे। ये सबसे बड़ा देश है हमारा और हिंदी बढ़ती भी जा रही है, नेट पर भी बढ़ती जा रही है। दो युवा होते हैं, एक युवा जो है वो संस्कृति की तरफ उन्मुख हो जाता है, साहित्य की तरफ उन्मुख हो जाता है, और एक क्राइम की तरफ उन्मुख हो जाता है। क्या कारण आप मानते हैं एक व्यक्ति जो क्राइम की तरफ चला गया है? क्या एजुकेशन एक महत्वपूर्ण इसमें पहलू है? क्या जो पारिवारिक संस्कृति है वो पहलू है, या और कोई कारण? इसमें बहुत ज्यादा शोध पहले किए गए। इसमें काफी वैज्ञानिकों ने, जीव वैज्ञानिकों ने, मानव वैज्ञानिकों ने, अपराध विज्ञानियों ने इसमें काफी शोध करे हैं कि क्या बच्चा पैदा होते ही उसके अंदर ऐसा कुछ होता है कि अपराध की तरफ जाएगा, या परिस्थितियां और शिक्षा उसको या अनुभव उसके जो है वो उसको पूर्वाग्रह कहें, दुराग्रह कहें, वो अपराधी बनाते हैं। तो निष्कर्ष सारे शोध का यही है कि अपराधी कोई जन्मजात नहीं होता है, अपराधी अपनी परिस्थितियों से बनता है। परिस्थितियां, शिक्षा, संस्कार उसको अपराध की तरफ ले जाने में कई बार आगे भूमिका निभाते थे। ऐसे में आवश्यकता है कि जो बेसिक जो इंस्टिंक्ट है बच्चे के, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट को लेके पैदा होता है, और उसके बाद वो जो माहौल उसको मिलता है, वो जो उसके पूर्वाग्रह बनना शुरू होते हैं। जैसे बचपन में आदमी पहले तो बहुत ही बच्चा होता है, जब 4-5 साल तक होता है, उस समय तक उसकी मेमोरी के स्थायी पटल स्थापित नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके पटल स्थापित होते हैं, पूर्वाग्रह बनना शुरू हो जाते हैं। वो पूर्वाग्रह ही उसको अपराध की तरफ ले जाते हैं। तो हमें उस समय अगर काम करें तो अपराधियों को अपराधी बनने से रोक सकते हैं। आम आदमी आज भी पुलिस के पास जाने से खौफ खाता है, पुलिस का डर आज भी उसके ऊपर है, और कई ऐसे केसेस भी आते हैं कि पुलिस से जब उन्मुख हुआ, पुलिस से जब वो संपर्क में आया तो वो ज्यादा परेशानी में आ गया। क्या कारण मानते हैं? क्या कोई बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, या पुलिस के कल्चर में आप कोई बदलाव चाहते हैं, या हो सकता है? पुलिस का जो बेसिक काम है वो नकारात्मक प्रवृत्ति का है। आप देखें कि आप मंदिर जा रहे हैं, नहीं वही लाइन में लग जाइए, आप वीआईपी से मिलना चाह रहे हैं, नहीं वही दूर हट जाइए। पुलिस हमेशा आपको गाड़ी पे जा रहे हैं, आप गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। डिसिप्लिन की बात करें, डिसिप्लिन नकार से आता है। डिसिप्लिन आपको ये नहीं कहता कि आओ भाई खाना खा लो, आओ आपको हम इस योजना का जो है चेक दे रहे हैं, आओ हम आपको जो है मुफ्त घर बांट रहे हैं। पुलिस के सारे शासकीय सिस्टम में एकमात्र पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है जो लगातार नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करता है। इसलिए पुलिस के प्रति आपकी या एक आम आदमी की भावना कहीं ना कहीं नकारात्मक होती है। ऑब्वियसली आप परिवार के साथ निकले, आप बड़े खुशनुमा माहौल में निकले और आपकी गाड़ी का चालान हो जाता है तो आपको दुख तो होगा। नेचुरली आप गलत थे, आप कानून का उल्लंघन कर रहे थे, देश के कानून के तहत आपका चालान किया गया, लेकिन आपको दुख होगा। इस कारण से नकारात्मक वृत्ति बनती है। कुछ नकारात्मक वृत्तियां ऐसी हैं कि 1947 के पहले जो पुलिस का अंग्रेज यूज करते थे देश के खिलाफ, देशवासियों के खिलाफ, तो उसके कारण भी एक कहीं ना कहीं परंपरा चली आ रही है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, जिस प्रकार से स्मार्ट पुलिसिंग का एक मंत्र भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है, तो स्मार्ट पुलिसिंग में 10 मुख्य वर्ड हैं, लेकिन उसमें आप देखें तो 2 चीजें निकल के आती है। एक तो ये कि टेक्निक के प्रति पुलिस आगे बढ़े, दूसरा निकल के आता है जनता के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। संवेदनशीलता के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारे फोरम बनाए गए हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस के ऐप डेवलप किए गए हैं, फोन लाइन्स की गई हैं। धीरे धीरे सुधार होगा। ऑब्वियसली जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा रोग उस डॉक्टर के लिए जनरल होता है, क्योंकि वो ऐसे 100 मरीज देख चुका है, लेकिन आपका रोग आपके लिए पहली बार है तो आप परेशान होते हैं। ऐसे ही पुलिस के साथ है, जब किसी घटना आपके साथ हो जाती है तो आपके लिए वो पहली घटना है, यूनिक है, और उसके लिए आपको लगता है कि पूरा संसार जो है आपके प्रति संवेदनशीलता लेके खड़ा हो जाए। पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस 100 रिपोर्ट ऐसी सुन चुकी है, उसके लिए 101 में आप वो 100 के जैसे 101 में, तो कहीं ना कहीं उसको देख के लगता है कि यार ये तो बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये भी एक कारण है। ऐसे 3 कारणों को मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन ऑब्वियसली कई ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो कई बार
बहुत ज्यादा वर्कलोड के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई बार मिसबिहेव भी कर देते हैं, लेकिन सुधार लगातार जारी है। मैं उसी पे आ रहा था कि प्रशांत चौबे जी जो हैं वो तो अपना, चूंकि वो आप लिखते भी हैं, आप क्रिएटिव हैं, तो आपकी जो चीजें हैं या जो क्राइम से आपके अंदर रिस्ट्रिक्शन आया है या डिप्रेशन आया है या जो निगेटिव सिचुएशन आई है वो आप खत्म कर देते हैं, लेकिन सबके साथ में तो ऐसा नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस वाले जो हैं उनको व्याख्यान की आवश्यकता है, सेमिनार्स की आवश्यकता है, कुछ ऐसे कैंप्स लगाए जाएं ताकि वो कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेस रिलीज कर सके, जिसकी कमी है हमारे देश में? पिछले दिनों में काफी सुधार इसमें हुआ है। पुलिस वालों को जैसे अगर छुट्टी की प्रॉब्लम होती थी, अब स्थिति यह है कि कोई भी पुलिस वाला आवश्यकता की छुट्टी उसको मिल जाती है। खासकर लोअर रैंक तो बहुत आसानी से छुट्टी मिल जाती है, बल बड़ा है, संसाधन बड़े हैं और ऐसे निर्देश बड़े कि आप किसी को अनावश्यक छुट्टी, पहले एक टेंडेंसी पुलिस में रहा करती थी कि भाई शादी भी है तो छुट्टी यार कम देंगे, 7 दिन में कर लो 5, अब ऐसा नहीं है। अब लोगों को छुट्टी मिल रही है। लगातार सेमिनार्स होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिनमें बिहेवियर पे ट्रेनिंग दी जा रही है। इमोशनल इंटेलिजेंस को पुलिस ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। तो अब धीरे धीरे आप देखेंगे सुधार बहुत सारा हो गया है और सुधार आपको दिखाई देगा। क्राइम अगर हम बात करें, चूंकि आप एडिशनल डीसीपी के रूप में काम भी कर रहे हैं, क्राइम का स्वरूप बदल रहा है, क्या होगा भविष्य में? मतलब कैसे क्राइम कहां तक पहुंच सकता है और इसमें पुलिस की क्या भूमिका रह सकती है? बिल्कुल, अब क्राइम का जो ट्रेंड है वो ऑनलाइन जो क्राइम है उस पर ज्यादा बढ़ेगा, साइबर फ्रॉड्स और ये सारी, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हम वहां ले जा रहे हैं, पहले आदमी जेब से पैसा निकालता था, घर में रखता था और पेमेंट करता था, तो घर में और जेब में चोरियां होती थी। अब जो है आप ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन चोरियां शुरू हो गई। तो ऐसे में पुलिस की अगला पुलिसिंग का जो पार्ट होगा वो टेक्निकल होगा पूरा। आगे 10 साल बाद की पुलिस आप सोचें तो आपको दिखाई देगा कि हर पुलिस वाला किसी टैबलेट या लैपटॉप से अपना काम कर रहा होगा। आपको दिखाई देगा कि सारी विवेचनाएं जैसा शुरू हुआ है, सीसीटीवी से सॉफ्टवेयर शुरू हुआ है, अब आगे चल के ये होगा। अभी तो ये होता है कि सीसीटीवी से विवेचना करके हार्ड कॉपीज निकाल के हम लोग कोर्ट में प्रोडक्ट करते हैं। अब व्यवस्था ऐसी आने वाली है कि वो सारा ऑनलाइन होके या ऑनलाइन एक क्लिक पे चालान सबमिट कोर्ट में हो जाएगा। कोर्ट भी उसको ऑनलाइन जो है सारी जो ट्रायल की जो काम होते हैं वो सारे अपना स्टेटमेंट दर्ज करना, सारा एविडेंस को रिकॉग्नाइज करना, एफएसएल भी ऑनलाइन जुड़ा होगा, हॉस्पिटल भी जुड़े होंगे, पीएम रिपोर्ट भी डॉक्टर भेज देगा, सारा कुछ क्लब हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हर जो जहां उसको पेशी करने नहीं आना पड़ेगा। अभी कोर्ट में बयान देने लोग दूर दूर से आते हैं, तमिलनाडु का कोई आदमी वो बयान देने आता है, वो वहीं से ऑनलाइन अपना स्टेटमेंट दर्ज करा देगा। फास्ट होगा, न्याय भी फास्ट होगा, पुलिस की कार्रवाई भी फास्ट होगी। ये टेक्निक का फायदा, जितना नुकसान अपराध में टेक्निक का होगा उससे कहीं ज्यादा फायदा आपको दिखाई देगा टेक्निक का। और साइबर फ्रॉड के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और पुलिस को जो है अपनी टेक्निक बढ़ानी पड़ेगी। आम आदमी कैसे सहयोग कर सकता है पुलिस का या सरकारी तंत्र का? आम आदमी बिल्कुल, आम आदमी पुलिस का सहयोग बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि पुलिस वाला भी एक कानून की शक्तियों के साथ आम आदमी है और कोई सुपर पावर उसके पास नहीं है। अगर हम अपना अप्रोच क्राइम फ्री एरिया की तरफ बढ़ेंगे, हम जिस इलाके में है वो उसमें क्राइम नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने बुक भी लिखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम फ्री एरिया। तो उसका आशय यही है कि किसी भी इलाके को, हम समाज को तो पूरा क्राइम फ्री नहीं कर सकते, कभी नहीं हुआ शुरू से लेकर आज तक, ना कभी होगा। जहाँ पे व्यक्ति है वहाँ अपराध है, लेकिन हम किसी इलाके को क्राइम फ्री कर सकते हैं। और ये अगर भावना हमारे हर नागरिक के अंदर हो, जैसे अभी हम लोगों ने क्राइम फ्री कॉलोनी कॉन्सेप्ट किया था, एक कॉलोनी को हम लोगों ने क्राइम फ्री बनाया था इंदौर में, तो वो पिछले 4 साल में उस कॉलोनी में एक भी अपराध नहीं हुआ। और ये बड़ी सकारात्मक परिणाम है। जब कॉलोनी के लोगों ने मेरे को बताया किसी प्रोग्राम में, आपने बनाया था, मेरे को मालूम ही नहीं था कि वो लोग बैठे हैं किसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो खड़े होकर उन्होंने बताया कि आपने किया था और आज तक कोई क्राइम नहीं हुआ। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे मन में अगर हर जनता के व्यक्ति, क्योंकि हमारा सुरक्षा पे बहुत कम ध्यान है। अभी मैं कॉलेज में व्याख्यान दे रहा था तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि यहाँ पे एसी कितने हैं, तो कम से कम 12 एसी उस हॉल में लगे हुए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा एक नहीं था। तो हमें सुरक्षा, जबकि सीसीटीवी एक कैमरा बहुत सस्ता है, 2500 रुपए का आता है और एसी से तो काफी सस्ता है। तो हम अपनी लग्जरी पे खर्चा करते हैं, लग्जरी के प्रति हम आकर्षित रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के प्रति आकर्षित नहीं है। हमें सुरक्षा के प्रति आकर्षण लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, और हम अगर ऐसा आकर्षण बढ़ाएंगे तो आप मान के चलिए हमारा इंदौर ही सिंगापुर बन जाएगा। वो जीडीपी, वो प्रति व्यक्ति जो इनकम है, वो इंदौर की व्यक्तियों की भी होगी अगर हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपने अपराध की, अपनी प्रवृत्तियों को सुधारें। उसमें हर व्यक्ति अगर साथ देगा तो इतना मजबूत तंत्र हमारा खड़ा होगा कि ऑब्वियसली अपराधी कहीं से निकलता है, कहीं जाता है, किसी घर में रहता है, कहीं से चोरी करता है, सामान लेके दौड़ता है, लड़की को छेड़ के भी भागता है, तो कहीं भागता है, कई लोगों की नजर में आता है। लेकिन हम लोग, ये हमारा क्या काम है, हमें क्या लेना देना है, ऐसा करके हम बचने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा होता है पीड़ित ही रिपोर्ट नहीं करना चाहता है कि बच्चियां, अभी एक केस था जिसमें हम लोग देखा कि एक व्यक्ति था, अवैध प्रदर्शन कॉलेज में करता था,
बच्चियां देखती थी, लेकिन वो सोचती थी यार मेरे के लिए पर्टिकुलर मेरे लिए नहीं कर रहा है, अच्छा। रिपोर्ट नहीं हुई। फिर जब पुलिस को पता चला तो हम लोगों ने सबला सहाय का दल स्कूलों में कॉलेजेस में बनाया कि बच्चियों आपको दल बनाना है, आपको रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने आपको जरूरी नहीं है आपका हम नाम लें, बिना नाम के हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अपराधी को सबक तो सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपराध बढ़ेगा और किसी दिन गंभीर रूप में आएगा तो हमारा समाज कलंकित होगा, हम सब कलंकित होंगे। तो ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जब हर व्यक्ति अपराध के प्रति जागरूक होगा और अपराध नियंत्रण के लिए काम करेगा। सिर्फ अपनी सूचना, अपनी आंख नाक कान खोलना है, धीरे से एक सूचना देनी है, कोई अपने को बहुत लोड नहीं लेना, लड़ाई नहीं करनी है, इतने में हम बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। आप दिन भर आपातोपी जब भी चलती है आपकी और लगातार आप अलग अलग क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, जब रात में आप बिस्तर पर जाते हैं, सोते हैं, तब दिमाग में क्राइम होता है या साहित्य होता है, कविता होती है, कहानी होती है? जब सोने जाते हैं तो दिमाग में उसमें हम लोग एंटी ट्रॉमा को, जैसा मैंने कहा कि एक ट्रॉमा, हर घटना एक ट्रॉमा देती है, और साइकोलॉजी है, व्यक्ति है, तो ट्रॉमा तो आता है हर आदमी को। उस ट्रॉमा को अगर आपको रिलीज करना है तो आपको अच्छी फीलिंग में जाना पड़ेगा। तो बेसिक इंस्टिंक्ट जो होते हैं, जैसे घर पहुंचने के बाद मेरे घर वाले भी, बच्चे भी बोलते हैं कि आप आते हो तो एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि मैं एक बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ घर पहुंचता हूँ। वो बचपना, वो चिल्लाना, वो गाना, वो हंसना, वो नाचना, ये सब चीजें करने से ही होता है कि सोने के टाइम तक आप काफी कुछ ट्रॉमा फ्री हो जाते हैं। क्या बात है। आप साहित्य की बात करते हैं या आप कविताएं भी लिखते हैं, हमें पता है। किस कवि से आप मतलब ज्यादा, कई बार होता है ना कि आप किसी कवि से ज्यादा नजदीक होते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई कविता आपको याद हो किसी कवि की, आपकी अपनी सुना पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आपने कहा कविता की बात, कविता हमारे देश में बहुत अच्छे कवि हिंदी साहित्य में हुए, और मुक्तिबोध जी जो है आधुनिक कविता के बहुत अच्छे कवि मेरे को अच्छे लगते हैं, उनकी कविताएं काफी आकर्षित करती हैं। हम भक्ति साहित्य में चलें तो कबीर हैं, तुलसीदास हैं, बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छा जीवन दर्शन उनके साहित्य में मिलता है। लाइन्स की बात करें तो मुक्तिबोध जी की मेरे को कविता हमेशा वो याद आती रहती है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उद्रम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को समगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तल घर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गया तुम, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, भावना के मंतव्य मार डाले, हृदय गंधब तोड़ दिए, जम गए, जाम हुए, धस गए, अपने ही कीचड़ में फंस गए, विवेक बघाड़ डाला स्वार्थों के खेल में, आदर्श खा गए, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रहेगा तुम। बहुत यथार्थवादी कविता, और इस कविता की लंबी कविता आपको याद है। निश्चित रूप से एक साहित्यिक व्यक्ति जो है वही याद रख पाता है। मुझे हम दर्शकों से आपने बातचीत की और आपके बारे में जानकारी मिली, पुलिस के बारे में जानकारी मिली, और बहुत कुछ ऐसी बातें भी प्राप्त हुई या उन्हें सूचित हुई जो इसके सहायता से जो है, और पुलिस की सहायता भी कर सकते हैं, समाज की सहायता भी कर सकते हैं। मुझे लगता है प्रशांत चौबे जी यदि इस कार्यक्रम का उपसंहार किया जाए तो दुष्यंत की मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग जो है प्रशांत जी चौबे जी के मन में है। मुझे लगता है ये आग हर पुलिस वाले के मन में पहुंचे और ये साहित्यिक अभिरुचि भी पहुंचे, ताकि वो बेहतर से बेहतर कर सकें इस समाज के लिए, अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए सावधानी।